जोहार, नमस्कार। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के पहले भी बहुत सारे सवाल उठे, सवाल बने। डॉक्टर अलग से मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट की बात कर रहे हैं ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा हो सके। हम जिस समाज में रह रहे हैं वो समाज ही अगर असुरक्षित होगा तो किसी एक संवर्ग को हम सिर्फ सुरक्षित रख सकते हैं क्या? ऐसा संभव है क्या? हर वर्ग, वीसी को सुरक्षा चाहिए, एडवोकेट को सुरक्षा चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। सोसाइटी इस ढंग से बने और शासन इस ढंग से एक्ट करे कि इमीडिएट जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए तो बात बनेगी। लेकिन लगभग 24 घंटे अपनी सेवा देने वाले डॉक्टरों की जी स्थिति है, जब जिसको मन में आता है कॉलर पकड़ लेता है, जब जिसको मन में आता है गली आगे चला जाता है। यह समझता ही नहीं है कि डॉक्टर अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे वो प्राइवेट में प्रैक्टिस कर रहे हो। इसलिए कि अगर अपना बेस्ट नहीं देंगे तो उनको कोई जानेगा नहीं और उनके पास कोई इलाज के लिए आएगा नहीं, तो उनका डॉक्टर बनना निरर्थक हो जाएगा। लगभग सभी डॉक्टर उनके पास जो है, जो पढ़ करके आए, सीख करके आए हैं, उसका बेस्ट देते हैं और बेस्ट देते हैं बगैर नींद की परवाह किए, बगैर परिवार की परवाह किए। वैसे में हमारा कोई दायित्व बनता है कि नहीं, हमारा कोई फ़र्ज बनता है कि नहीं कि हम उनकी भी परेशानियों को समझें और यह नहीं माने कि जानबूझ करके उन्होंने विलंब करके हमारे पेशेंट को मार दिया है। यह नहीं समझेंगे तो आने वाले दिनों में डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता बिगड़ेगा और ये रिश्ता इतना बिगड़ जाएगा कि बाद में संभाले नहीं संभलेगा। बीच बहस में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आईएमए के पूर्व सचिव रांची के डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्टीफन खेस, जो झारखंड डॉक्टर्स जो झारखंड सरकार के नौकरी में हैं डॉक्टर्स, उनके कुछ अध्यक्ष हैं उस संस्था झांसा के। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अनबी सिन्हा, जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। जोहार, नमस्कार। ये सवाल बहुत पुरानी है और अब नई हो गई है। जो विभत्स घटना कोलकाता की हुई, उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं पहले भी छोटी मोटी हुई हैं, लेकिन इतनी विभत्स घटना नहीं पहले हुई है। तो इसको लेकर के बहुत मामला सीरियस है और जिन पर चार्जेस है उसमें वो डॉक्टर भी हैं जिन पर यह दोष लग रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे। तो वहाँ से अगर हम शुरू करें डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह, तो हम कैसे यह सुनिश्चित करें कि डॉक्टरों की सुरक्षा की व्यवस्था डॉक्टरों से भी की जाए? देखिए, ये तो बड़ा चिंता का विषय है जो अभी वर्तमान स्थिति बन गया है। पूरे भारतवर्ष में लोग सड़कों पर उबाल में हैं। मैं डाटा से शुरू करूं जी, तो भारतवर्ष का डाटा है कि अगर वर्क प्लेस वायलेंस को 100% माना जाए तो केवल हेल्थ केयर वर्क प्लेस पर 80% वायलेंस होती है। तो ये एक चिंतनीय विषय है। नंबर दूसरा है कि डाटा बताता है कि हेल्थ केयर वर्कर्स अपने जीवन काल में 37% लोग वायलेंस के शिकार होते हैं। तो ये दोनों डाटा बताता है कि हेल्थ केयर वर्कर निश्चित रूप से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना में हैं और काम करने के लिए विवश हैं। ऐसे परिस्थिति में 100% देना चाहने के बावजूद भी कहीं न कहीं मन में डर रहती है। डर के बावजूद काम करना मुश्किल होता है और ऐसे परिस्थिति में लोगों को जो लाभ देने की बात हम लोग 100% सोचते हैं, 100% करते भी हैं, परंतु लोगों के मन में कहीं न कहीं संदेह होता है कि हमारी जो लिमिटेशन है उसको नहीं समझ पाते हैं, अपनी अपेक्षाएं को आगे रखते हैं। इसी के चलते बीच में लोगों के अपेक्षा पूरा नहीं होने से तनाव बढ़ता है और वायलेंस होता है, जिसका कि अभी शिकार पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। अच्छा, इसको अगर हम इस एंगल से भी देखें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब से आया है तब से यह मामला थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है और इससे बिगड़े हैं, क्या लगता है आपको ऐसा डॉक्टर शंभू?
नहीं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने से लोगों के मन में एक बात हो गई है कि हम एज ए कंज्यूमर हैं और डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो कंज्यूमर के हिसाब से हम अपना लाभ लेंगे और कोई तरह की बातें होगी तो करेंगे। लेकिन ये सोच अच्छी नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर और डॉक्टर के बीच जो डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप है वो कंज्यूमर से तक सीमित नहीं है। इसको दूसरे रूप में मानवता से जोड़कर देखना चाहिए कि कोई भी डॉक्टर, जैसा कि आपने कहा कि कोई भी डॉक्टर जब बनते हैं तो अपना इफ़ोर्ट 100% देने में लगाते हैं ताकि उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़े और अच्छी प्रैक्टिस भी हो। परंतु लोग समझते हैं कि ये हम कंज्यूमर के रूप में डॉक्टर के पास जा रहे हैं और हमें लाभ मिलने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, और ऐसे में वो दूसरे रूप में दूसरे नज़रिया अपना लेते हैं और जिसके चलते ये वायलेंस बढ़ता है। हाँ डॉक्टर खेस, आप तो सरकारी अस्पताल में हैं और यही मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है, तो आप जब पढ़ रहे थे और अभी जब आप नौकरी में हैं तो दोनों की स्थितियों में वायलेंस में क्या फ़र्क दिखा आपको? लोगों में आक्रामकता बढ़ी है। अभी हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में थे उस समय हम लोग जब पढ़ रहे थे तो थोड़ा मोड़ा छुटपुट घटनाएं होती थी मेडिकल कॉलेज में, लेकिन इस तरह से लोगों में आक्रामकता और क्रूरता जो अभी कोलकाता आज मेडिकल कॉलेज में हुआ और पूरे देश में उबाल है, इस तरह का परिस्थिति नहीं थी उस समय का मेडिकल कॉलेज में जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। अभी जैसे हम सरकारी अस्पताल में, सदर अस्पताल में हम लोग काम कर रहे हैं तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं, साथ ही लोगों के जो स्वभाव में आक्रामकता थोड़े से दिखाई देती है कि थोड़ा सा भी समय से नहीं होने से या कुछ विकट परिस्थिति मरीज़ को कुछ हो जाने से मरीज़ के परिजन या परिजन के साथ जो लोग रहते हैं वो लोग ज़्यादा इस टाइप का आक्रामकता और वायलेंस का काम करते हैं और अस्पताल में तोड़ फोड़ की नौबत आती है। तो लोगों में पहले की अपेक्षा अब किस कारण से हमारे समाज में भी बढ़ रहा है इस टाइप का, ये सोचने वाली बात है। लेकिन पहले की अपेक्षा हमारा रिश्ता मरीज़ और डॉक्टर के बीच में भी दूरियां थोड़ा सा बढ़ी है और लोगों की अपेक्षाएं भी और ज़्यादा बढ़ जा रही है। जितना ही हम लोग सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं उस हिसाब से लोगों की और अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। हाँ डॉक्टर अनवी, आप चूँकि गायनकोलॉजिस्ट हैं तो आपके पास पेशेंट किन स्थितियों में अधिकतर आते हैं जिनमें कि केस के गड़बड़ होने की आशंका ज़्यादा होती है, और अगर वो सामान्य परिस्थिति में अगर आपके पास आते तो वो स्थिति ज़्यादा कंट्रोल करने की पोजीशन में होता था? आपको क्या लगता है? आजकल अधिकतर पेशेंट वैसे आते हैं जिनकी स्थिति काफ़ी गंभीर होती है, पहले से वो दिखलाते नहीं हैं और सोचते हैं कि अस्पताल आकर के तुरंत उनका इलाज हो जाए। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है लेकिन वो भगवान तो नहीं होते हैं। पेशेंट जिस स्थिति में आएंगे उसमें बेस्ट पॉसिबल जो हम कर सकते हैं वो करते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग का मोटिव यही रहता है कि पेशेंट का जान बच जाए, पेशेंट गंभीर स्थिति से बाहर आ जाए, लेकिन ये ना पेशेंट के परिजनों को ये समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि उनका काम पेशेंट को अस्पताल ला करके बस ख़त्म हो गया है, और इसी में जो उनकी आक्रामकता है वो बढ़ जाती है। वो सब चीज़ के लिए डॉक्टर को ही रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। नहीं, इसको हम लोग तो अलग से एनालाइज करेंगे। ये दोनों का सवाल जो है बहुत समीचीन सवाल है। ये आक्रामकता जो बढ़ी है उस बढ़ने के पीछे जो सामाजिक कारण हैं वो अलग से विचारणीय विषय है, लेकिन हमको भी विचार करना पड़ेगा, इसलिए कि आप डॉक्टरी छोड़ नहीं सकती और हम दिखाना छोड़ नहीं सकते हैं। दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, डॉक्टर भी रहेंगे और पेशेंट भी होंगे। तो एक चीज़ जो हम जानना समझना चाहते हैं कि रेशियो में अगर देखा जाए, जब मेडिकल की आप पढ़ाई कर रही थी, जब नौकरी कर रही हैं, दोनों की स्थिति में क्या अंतर आया है? आजकल में पेशेंट ज़्यादा हॉस्पिटल आते हैं पहले के हिसाब से। वो लोग को भी मतलब अवेयरनेस आया है। जैसे मैं गायनकोलॉजिस्ट हूँ, डिलीवरीज़ में भी जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ होती हैं उनका परसेंटेज काफ़ी बढ़ा है पूरे भारतवर्ष में। तो पेशेंट में अवेयरनेस हुई है। जब मैं मेडिकल पढ़ाई कर रही थी तो वो जो परसेंटेज था कम था, क्योंकि मोस्टली लोग होम डिलीवरी, दाई, मिडवाइफ ये सब से करवाते थे, लेकिन अब वो लोग भी अस्पताल आकर के अपना इलाज कराना चाहते हैं।
नहीं तो वो जो आते हैं किस कंडीशन में आते हैं? पहले तो वो घर में दाई से अपना दिखा करके कंडीशंस पता रहता था और जो खरबिरवा दवाई होती है, घरेलू दवाई होती है, उससे उपचार अपना करते थे। जब बहुत क्रिटिकल पोजीशन होता था तो जब पास में जा सकते थे वो गए, नहीं तो माने कि भगवान की यही मर्जी थी। आपके पास जो आते हैं, अब तो आयुष्मान वगैरह बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, तो इस स्कीम में शुरुआती दौर से जाँच को लेकर के और डिलीवरी तक वो आपके पास आते हैं क्या? हाँ, आजकल जैसे योजना प्रधानमंत्री का मातृत्व योजना चल रहा है, आयुष्मान योजना चल रहा है, उससे जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, लेकिन अभी भी कुछ मतलब 30 से 40% ऐसी महिलाएं हैं या ऐसे पेशेंट हैं जो कि अभी भी नहीं आ पा रहे हैं। वो लास्ट के मतलब जब स्टेट में, जैसे जब डिलीवरी होना होता है या एकदम एंड में, वो तभी अस्पताल आते हैं। ये क्यों होता है ऐसा? आपने सोचने की कोशिश की, समझने की कोशिश की? एक तो जो बहुत रिमोट एरियाज में रहते हैं, जैसे मतलब अंदर विलेज में बहुत ज़्यादा जो रहते हैं, वो नहीं आ पाते हैं। नहीं, एक आशा दीदी आपके यहाँ बहाल की गई है ना, जी, जिनका काम ही है यही करना, हाँ, आंगनबाड़ी के लोग से मिलकर के। लेकिन उस लेवल पे भी कहीं कहीं मुझे लगता है कि कमी रही है। जो पेशेंट, बहुत बार क्या होता है, जो डेली वेज वर्कर होते हैं उन लोग को छुट्टी नहीं मिलती है, तो वो लोग भी एकदम लास्ट मोमेंट में, जैसे ईटा भट्टी के पेशेंट रहते हैं, वो महिलाएं एकदम लास्ट में बिना किसी जांच के, बिना किसी दवा लिए व आयरन वगैरह की कोई गोली नहीं खाती, लास्ट में बस डिलीवरी के लिए पहुंच जाती हैं। तो हम लोग तो इलाज करते ही हैं, लेकिन वो सब केस को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ डॉक्टर शंभू, एक चीज़ हम समझना चाहते हैं कि पेशेंट्स के साथ बिहेवियर डॉक्टर का, उसमें भी आक्रामकता बढ़ी है। जो आम घटनाएं आ रही हैं, जो मीडिया में रिपोर्टेड है कि पेशेंट से पर की जो शिकायत है, वो शिकायत है कि हमारे साथ ठीक से हैंडल नहीं किया गया। तो यह रिश्ता भी अगर बिगड़ेगा कि आप ठीक से हैंडल नहीं करके, मेरा अनुभव एकदम अलग है, थोड़ा अनुभव इसका भी है, लेकिन अनुभव अलग है, इसलिए हो सकता है कि हमारे परिचित डॉक्टर ढेर सारे हैं, इसलिए हमारे साथ बिहेवियर में अलगाव होता हो, बदलाव होता हो। आपको क्या लगता है कि बिहेवियर सचमुच में ऐसा है कि पेशेंट के साथ बिहेव या उसका जो अटेंडेंट है उनके साथ बिहेव अच्छा नहीं होता है, इसकी वजह से घटनाएं बढ़ी है, आक्रामकता बढ़ी है? नहीं, और इनिशियल फेज में ही उसको यह बताना कि देखो भाई ये केस तुम्हारा ऐसा है, इस केस में बहुत तरह की आशंकाएं हैं, तो तुम याद रखना कि ये बात मैं बता रहा हूँ, हम अपने तरफ से बेस्ट एफर्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात है। जब पेशेंट पहुंचते हैं तो एक तो कि कुछ मरीजें जो क्वेक वगैरह से लोकल ट्रीटमेंट करा करके सीरियस होके आते हैं, उनकी स्थिति थोड़ा सा ज़्यादा भयावह रहती है, और जब रहती है तो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हम लोग का प्राइम कंसर्न रहता है कि पेशेंट के अटेंडेंट को तत्काल की स्थिति पूरी तरह से समझा करके और सारी बातें एक्सप्लेन करके शुरू करें इलाज को, और करते भी हैं। उसके बावजूद भी जब पेशेंट को बताया जाता है, इवन लिख करके भी दिया जाता है कि आपका मरीज बहुत ही सीरियस है, आप चाहेंगे तो यहाँ इलाज कराएं, अन्यथा कोई बड़े अस्पताल में जाएं। ऐसी परिस्थिति में भी जब कुछ दुर्घटनाएं होने की संभावना बनती है तो पेशेंट आक्रामक हो जाते हैं, जबकि उनकी सारी बातें बताई रहती है। ये स्थिति आजकल बढ़ गया है, पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग समझने के लिए तैयार रहते थे, आज लोग समझने के लिए नहीं तैयार रहते। इवन हार्ट अटैक होकर के भी मरीज आया है और देख रहा है कि पेशेंट हो सकता है 2-4 मिनट में मर सकता है, तो भी वो समझने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है पेशेंट को तो कुछ नहीं ना होगा डॉक्टर साहब, ऐसे प्रश्न करने लगते हैं समझाने के बावजूद भी। तो कहने का मतलब है वो तो कहते हैं डॉक्टर अटेंड ही नहीं करते हैं। उनकी शिकायत जो आपने कहा उसी में हम ऐड कर दे रहे हैं कि उनकी शिकायत है कि डॉक्टर हम जब ले करके आए तो वहाँ डॉक्टर ने अटेंड ही नहीं किया, इसीलिए हमारा पेशेंट मर गया। नहीं, ये सिचुएशन बहुत रेयर होता है कि डॉक्टर अटेंड नहीं किया। प्रायः सब जगह 24 घंटे इलाज की सुविधा दी गई है, खास करके प्राइवेट या सरकारी अस्पताल जो भी इस्टेब्लिश्ड हैं उसमें 24 घंटे इमरजेंसी रनिंग होता है। इसलिए जब भी कोई जाते हैं तो कोई ना कोई डॉक्टर अटेंड कर लेते हैं, परंतु समझ में उनको आता भी है कि डॉक्टर अटेंड किया, उसके बावजूद भी लोग, उनके जो शुभचिंतक आते हैं बाद में या जो उनके पास पड़ोस के आते हैं, वो तो उस समय नहीं फेस किए रहते हैं। उनका कहना होता है कि नहीं यहाँ नेगलेक्ट हुआ, यहाँ डॉक्टर देखा नहीं, यहाँ इलाज सही ढंग से नहीं हुआ, इसलिए मेरा पेशेंट गड़बड़ हो गया। पेशेंट का जो अपना रिलेटिव लेके आते हैं वो सब सारे परिस्थिति से वाकिफ रहते हैं, लेकिन जो उनके साथ बाद में आने वाले होते हैं 5-10 मिनट 20 मिनट बाद जो गैदरिंग जमा हो जाता है और उनको कुछ भी मालूम नहीं रहता है
कि आखिर परिस्थिति क्या बना। वही मैं कहना चाहता था। उन्हें कुछ पता नहीं होता है कि परिस्थिति क्या बना है, लेकिन वो चुपचाप उतारू हो जाते हैं वायलेंस के लिए। और ये ऐसी परिस्थितियां तभी बनती है जब पेशेंट के गार्जियन के अलावे दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं। इस चीज को कंट्रोल करना बहुत, जिस तरह दुर्घटना होने पर जिसके साथ दुर्घटना हुआ, हाँ। वो तो कुछ नहीं कर पाया। 50 गो भीड़ जो लोग जुट गए, मारो और गाड़ी जला दो। वायलेंस का वजह वो होता है, वायलेंस का वजह वो होता है जिसके लिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए ही, या एक पब्लिक के मन में भय होना ही चाहिए कि एक हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हमें समझ बुझ करके कोई बात करनी है। ये नहीं समझते डॉक्टर खेस। कुछ बड़े हॉस्पिटल्स ने रांची में भी बाउंसर बहाल किए हैं, और वहाँ टकराहट थोड़ी कम होती है, तब बाउंसर बहाल करके और मिलिट्री रख करके तो हॉस्पिटल्स नहीं चलेंगे ना। लेकिन वो चल रहे हैं, उस तरह के हॉस्पिटल्स भी चल रहे हैं। तो ये इतना ज़्यादा खतरा महसूस करेंगे अगर डॉक्टर और ये जो अस्पताल चलाने वाले लोग हैं, तो उनके तरफ से भी कोई ना कोई कमी रहती होगी। हालांकि डॉक्टर समूह प्रसाद प्राइवेट मेडिकल अस्पताल चलाते हैं, वहाँ सारी चीज़ें देखते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। उन्होंने अपनी बात बताई कि भाई हम लोग तो बेस्ट देते हैं, इमीडिएट अटेंड करते हैं, बता भी देते हैं, जरूरत पड़ता है तो लिख के भी देते हैं, भाई तुम्हारा क्रिटिकल पोजीशन, तुम चाहो तो कहीं और जा सकते हो, हमारे पास जो है उतना भर हम करेंगे। क्या डॉक्टर समूह यही? बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकारी अस्पतालों में आप लोगों को क्या झेलना पड़ता है? जैसे प्राइवेट अस्पताल में आपने बताया कि बाउंसर सब हैं, तो ये परिस्थिति आई है कि बाउंसर रखना पड़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अरे भाई, रिम्स में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं रिम्स को 84 से कवर कर रहा हूँ, एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता था। जिसको जहां मन होता था घूमता रहता था, इलाज कराया, अपना चला गया। बिल्कुल सर। और आज इतना सिक्योरिटी गार्ड बहाल करने के बाद भी ऊपर से पुलिस का नाका भी वहां बना दिया गया है स्पेशल वो के लिए। बिल्कुल। उसके बाद भी घटनाएं हो रही हैं। तो आपने एक जो कहा कि आक्रामकता बढ़ी है, उस पर भी हम लोग थोड़ा विचार कर लेंगे। लेकिन अगर आप सदर के बारे में या रिम्स में जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय के बारे में आप थोड़ा बताना चाहें तो बताएं। मुझे लगता है कि ये इसके लिए काउंसलिंग का बहुत ज़रूरत है। हम लोग तो जैसे पेशेंट का फर्स्ट अटेंडेंट जो सर बता रहे थे शंभू सर, नहीं, आपके पास काउंसलिंग की गुंजाइश नहीं है ना। जिस समय पेशेंट आया, अगर नॉर्मल पेशेंट है तो काउंसलिंग की गुंजाइश है, उसके अटेंडेंट के साथ आप काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन क्रिटिकल पोजीशन में अगर पेशेंट आता है तो आप काउंसलिंग करेंगे, पेशेंट को देखेंगे। हाँ बिल्कुल। इसमें सर हम लोग ये देखते हैं हमारे समाज में अपना स्वास्थ्य को प्राथमिकता ही हम लोग कम से कम 5वां या 6वां नंबर पे देते हैं जी। तो जब भी हमारे अस्पताल में, सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, और ऐसी घटना हो तो उस क्रिटिकल पेशेंट के साथ ही लगभग होती है। जो पहले से ही शुरुआत से ही इलाज करा रहे हैं और वास्तु स्थिति से अवगत हैं, वैसे पेशेंट के साथ ऐसी घटनाएं कम होती हैं। तो हम लोग अपना हेल्थ को प्रायोरिटी ही नहीं दे रहे हैं। और अभी मैं देख रहा था आंकड़ा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड का, वो इसमें स्थिति ये है कि आपके यहाँ 2500 के आसपास सैंक्शन पोस्ट है, उसमें 1600 डॉक्टर काम कर रहे हैं। वही हालत एएनएम का है, वही हालत ये क्या नाम है स्टाफ नर्स का है। मैंने इतनी ज़्यादा कमी है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। हाँ, एक ही कारण है सर कि हम लोग का जितना पोस्ट सैंक्शन है, जैसे हम लोग स्पेशलिस्ट और मेडिकल अफसर मिला के 3300 जैसा हम लोग का है, उसमें से हम लोग अभी कार्यरत हैं लगभग 1600 जैसा। तो लगभग हम लोग आधा हम लोग स्ट्रेंथ में है। तो वर्कलोड, हम लोग डॉक्टर्स की संख्या बढ़ी नहीं है, लेकिन हमारी मरीजों की संख्या बढ़ी है। हम लोग नहीं, आबादी बढ़ी, आबादी बढ़ने के हिसाब से मरीजों की संख्या बढ़ी, आबादी बढ़ी है, मरीजों की संख्या बढ़ी है। उसके अनुपात में हमारा डॉक्टर्स और पारा कर्मी का नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिसके वजह से एक तो जैसे आप बता रहे थे कि अटेंड नहीं किए, तो हो सकता है उस समय नहीं। आपके यहाँ तो गड़बड़ी सूरी पारा जो जब से शुरू हुआ है ना, ये पारा जो है पता नहीं, हमको आज तक समझ में नहीं आया पारा मेडिकल क्या होता है। अरे भाई, आपको जरूरत है तब ना उसको रख रहे हैं, तो परमानेंट बहाल करिए ना, परमानेंट बहाल करिए और परमानेंट कंट्रोल करिए उसका। हमारा एजेंसी से मांग करके लिखिएगा उधार पर आप। बिल्कुल सर। एजेंसी वाला पैसा कमाएगा, उसको मिलेगा 6000 रुपया, उसको मिलेगा 10,000 रुपया। तो इस तरह घटनाएं तो होंगी ना, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सर, ये हम लोग देख रहे हैं। हमारा पारा मेडिकल कर्मी अस्पताल जब तक रहेगा सर, तब तक हम लोग को स्वास्थ्य कर्मी की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन ये अभी है कि ये पारा पारा कौन खेल है भाई? पारा पारा ठेकेदारी पर पारा डॉक्टर होगा, पारा डॉक्टर्स भी नियुक्त हो रहे हैं। ये बहुत चिंतनीय बात है। एनजीओ के द्वारा, कुछ संस्था के द्वारा डॉक्टर्स का नियुक्ति हो रहा है। मुझे लगता है कि हमारी सरकार को
इसको परमानेंट नियमित नियुक्ति करनी चाहिए। नहीं, सुप्रीम क्योंकि कोर्ट के अस्पताल तो अनेक हमेशा मामलों में चलनी ये है। रूलिंग्स है कि जहां परमानेंट नेचर का है वहां परमानेंट बहाल करिए लोगों को। बिल्कुल सर। तो ये वायलेंस जब आपके सदर अस्पताल में होता है उसमें सिक्योरिटी कितना आपको कंट्रोल करने और आपको बचाने की भूमिका निभा पाते हैं? भूमिका हम ही लोग को निभाना पड़ता है अपना बात से उसे समझा के ही। फिर हमारे कर्मी जो आएंगे, वो जो सुरक्षा कर्मी हैं, तो कुछ जगह में तो बचाव कर लेंगे, लेकिन फिर बहुत हद तक वो लोग बचाव नहीं कर पाते हैं। हम ही लोग को समझा के, मरीज को समझाने से ज़्यादा अच्छा है कि उसे मतलब कि फाइट करने से। नहीं, हम तो वहाँ देखे हैं सदर में। अच्छा निकलिए बाहर, सड़कवा पर आइए ना, तब बताते हैं, बगले में घर है हमारा। हम तो वहाँ देखे हुए हैं। हाँ। तो संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। मरीज के परिजन, जो घटनाएं होने के बाद जो परिजन आते हैं, चाहे परिजन के रिश्ते आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, वो लोग ज़्यादा ये सब घटना को अंजाम देते हैं। डॉक्टर भी, महिला डॉक्टर के रूप में काम करने में आपको अपनों से, पेशेंट के अटेंडेंट से किससे ज़्यादा खतरा महसूस होता है? सर जैसे पहले डिस्कस हुआ था कि जो फर्स्ट पेशेंट के साथ जो अपने फर्स्ट अटेंडेंट आते हैं उन लोग से ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो बाद में भीड़ लगाते हैं और जो नहीं समझते हैं, बेसिकली हम लोग काउंसल करते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग अपना गूगल नॉलेज के साथ आते हैं और वो समझते आजकल सबसे बड़ा ज्ञानी वही हो गया, जी। सब ज्ञान वही दे रहा है। और वो समझते हैं कि वही सब जान रहे हैं, जो एक सर्च किया उसमें जो लिख कर आ गया वही सच है। तो ये समझाने में बहुत दिक्कत, और वहीं पे वो वॉयलेंस मतलब आ जाता है बातचीत में। जैसे हम लोग तो शांत से ही बोलते हैं, लेकिन काफ़ी समय देखा गया कि जैसे अगर देखते कि फीमेल डॉक्टर हैं तो थोड़ा सीरियसनेस मतलब उनके समझने में कम हो जाता है। वो लोग हम लोग को सीरियसली नहीं लेते हैं, ये भी बहुत बार देखा गया है। तो ये डिफ़िकल्टी तो फेस करते ही हैं सर। और जबकि देखा गया है कि डॉक्टर्स, जितना जो पॉपुलेशन है ऑल ओवर इंडिया डॉक्टर्स, उसमें 65% आर फीमेल डॉक्टर्स। तो ये भी मतलब ये एक चिंताजनक बात है कि मतलब मेजॉरिटी ही कह सकते हैं। तो इसमें अगर ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ तो प्रॉब्लम है। होना क्या चाहिए सुरक्षा के लिए, क्या होना चाहिए? पहले जैसे हम लोगों का जो अपना अनुभव रहा है, डॉक्टर के यहाँ जैसे पहुँचे तो डॉक्टर मशीन से ज़्यादा वो अपने नॉलेज पर भरोसा करते। नक देखते थे, आँख देखते थे, जीभ देखते थे, पैर का अंगूठा देखते थे, स्किन पूरा जांच करते थे, पकड़ के नब्ज देख करके बताते थे क्या स्थिति है, कितना टेम्परेचर है, नहीं है, क्यों रहता है, कैसे रहता है। लेकिन अब टोटली डिपेंडेंसी हो गई है मशीन पर। मशीन से जो फोटो बन करके आएगा, जो रिपोर्ट बन करके आएगी, उसी पर हम काम करेंगे। तो यह जो पहले चलता था तरीका, उसमें काउंसलिंग भी हो जाती थी, उसमें डॉक्टर के प्रति एक विचार भी बनता था कि बहुत मीठा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ख़राब बिहेव कर रहे हैं। तो ये दोनों स्थितियाँ, अभी तो मशीन पर सारा कुछ डिपेंडेंसी बढ़ती है। आने वाले दिनों में AI आ रहा है तो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और ज़्यादा नॉलेज लेकर के लोग आएंगे। गूगल वाला आएंगे तो डॉक्टर के पास ही, इलाज तो डॉक्टर के पास ही, गूगल का कितना हूँ नॉलेज हो जाए, लेकिन आएंगे आपके पास ही। तो उन स्थितियों में भी डॉक्टर सुरक्षित होकर के काम करें तो पेशेंट को देखने के समय ही पेशेंट और अटेंडेंट से बातचीत करने के क्रम में काउंसलिंग कुछ हो जाए, या कोई और काउंसलर हो जो उनको काउंसिल भी करता रहे क्रिटिकल पोजीशन में कि देखो भाई अब गया तो है, लेकिन ये सिचुएशन हो सकता है, क्या रास्ता निकाल सकता है? सर देखिए, बेसिक मेडिकल एजुकेशन तो नहीं बदला है। जो बेसिक्स है वो बेसिक्स रहेंगे ही। अभी भी ठीक है, एडवांसमेंट हुई है टेक्नोलॉजी में, तो जो भी मतलब इमेजिंग है या पैथोलॉजिकल टेस्ट है, वो हमारे क्लिनिकल डायग्नोसिस को हमेशा सपोर्ट करता है, वो क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाता नहीं है। तो जो बेसिक एग्जामिनेशन है वो अभी भी हो रहा है। लेकिन हाँ, अभी जैसे गंभीर स्थिति वाले केसेस, जैसे मोर्टेलिटी कम हुआ है, हम लोग का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा है। तो ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि इतना एडवांसमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में, डॉक्टर्स के नॉलेज में। तो ये जो वॉयलेंस वाला पार्ट जहाँ आ जाता है, जैसा आपने कहा कि एक्स्ट्रा काउंसलर्स रहने से ये प्रिवेंट हो सकता है कि एक बार तो हमने बात कर लिया, लेकिन वो हर स्टेज में, पेशेंट के हर स्टेज में, आजकल का पेशेंट जैसे हैं बहुत नॉलेज वाले होते हैं, तो उन लोग को हर चीज़ में एक्सप्लेन करना पड़ता है। एंड आई थिंक कि वो पेशेंट का राइट भी है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कौन सी सुई लग रही है, क्या इलाज हो रहा है, वो उनको बताना बहुत ज़रूरी है।
लेकिन जैसे डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो इज़ वेरी लेस, मतलब डॉक्टर्स कम है, पेशेंट ज़्यादा है। तो आई थिंक कि पैरामेडिकल स्टाफ है, काउंसलर्स है, ये सब का भी रोल आता है उनके काउंसलिंग में। सेकेंडली जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो सिक्योरिटी के बाउंसर्स जैसे बोला, वो लोग भीड़ को काबू कर सकते हैं, जैसे अलाउ करते हैं कि जो समझदार आदमी है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल गार्जियन है उस पेशेंट का, वो आकर के डॉक्टर से बात करे, ना कि भीड़ बढ़ाए वहाँ पे, जिससे दूसरे पेशेंट को भी दिक्कत होती है साथ में। तो ये सब किया जा सकता है। नहीं, जो सिक्योरिटी का सिस्टम है, सिक्योरिटी के सिस्टम में ही काउंसलर हों, उनको ही ट्रेन करके काउंसलर बनाया जाए। जी, वो भी किया जा सकता है, ट्रेनिंग से रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। इसलिए कि आप तीनों यहाँ पर बड़े डॉक्टर हैं और पढ़ लिख कर क्या हैं, मीडिया से वाकिफ़ हैं। आप सोचिए ना भाई, निर्भया कांड के बाद इतना भयंकर कानून बना, उस कानून के बाद भी शायद कोई दिन होगा जिस दिन मीडिया में 3-4 ब्रूटल घटनाएं नहीं आती हैं महिलाओं के साथ। कोल्हापुर में ये हो गया, तो कलकत्ता में ये हो गया, तो दिल्ली में ये हो गया। तो इन सब चीज़ों, वो जानते हुए भी कि इसके बाद हमारी क्या दशा होने वाली है, और उसमें सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की जो आशंकाएं या जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, वो और ख़तरनाक हैं। तो ये तमाम सिचुएशन है। इस सिचुएशन में डॉक्टर सुरक्षित रहते हुए पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करें, सुरक्षा भी रहे। तो सुरक्षा के लिए एक लेयर जो गवर्नमेंट ने दिया है, वो लेयर है सिक्योरिटी गार्ड अपना रख सकते हैं। पुलिस की थोड़ी बहुत कहीं कहीं व्यवस्था रहती है। पुलिस भी इतनी नहीं है कि हर जगह सिक्योरिटी की व्यवस्था की जा सके, न पैरामिलिट्री इतनी बड़ी संख्या में है कि हर जगह, बस एम्स जैसे संस्थान में तो है ही नहीं, वहाँ भी सिक्योरिटी गार्ड से। तो क्या रास्ता निकल सकता है, ये आप लोग बताएं डॉक्टर शंभू। देखिए, ये तो मामला हर जगह है और हर अस्पताल में है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर क्लिनिक तक। तो बीच में आपको याद होगा कि न्यायपालिका से भी, कोई भी हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी सुरक्षा अपने करें, माने अपने आप सिक्योरिटी रखें और अपने आप को सुरक्षित कैसे करना है आपको, आपकी जिम्मेवारी है, बाकी गवर्नमेंट बाद में देखेगी। तो इसके तहत आपको एक बता देना चाहते हैं रांची के बारे में। खास करके मैं 2018 या 19 में बना था सेक्रेटरी आईएम में। उस समय वारदातें बहुत हो रही थी, पूरे स्टेट में बहुत हो रहा था, रांची में भी खास करके बहुत ज़्यादा घटनाएं घट रही थी। प्रायः चाहे तो कोई मृत्यु हुआ तो, या पैसे का बिल जब हाथ में मिला तो ये पेशेंट के अटेंडेंट और उनके परिजन वायलेंट हो जाते थे। तो हमने एक हायर किया रांची के लिए, कैच सिक्योरिटी एजेंसी करके है, जो जिसका पहले मुजफ्फरपुर में चल रहा था एजेंसी, उसको हायर किया और अभी भी चल रहा है। वो लगभग 52 या 53 हॉस्पिटल को कैटर कर रहा है रांची में, प्राइवेट हॉस्पिटल को। उनका काम है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है हॉस्पिटल को, वायलेंस के स्टेज में, नॉर्मली नहीं, केवल वायलेंस। तो आज तक, माने ये 5-6 साल का रिकॉर्ड है कि आज तक उन लोग को एक लाठी या थप्पड़ नहीं चलाना पड़ा, लेकिन जहाँ जहाँ भी गए वायलेंस करते हुए जो पब्लिक हैं उनको कंट्रोल समझा बुझा के किए। तो ये अभी चल रहा है, इसकी भी माने हमें ज़रूरत अब लग रहा है कि जब से ये चालू हुआ है तब से जितने हॉस्पिटल इम्पैनल हैं उसमें कभी भी वायलेंस नहीं हुआ। होने का नाजुक समय भी आया तो तुरंत कैच सिक्योरिटी एजेंसी के 20 लोग वहाँ पर पहुँच करके भीड़ को समझा बुझा करके मामला को शांत कराए हैं। तो एक तो हुआ कि अपने आप को, हर हॉस्पिटल हर क्लिनिक को अपने आप को भी सक्षम बनाना होगा कि हम अपना प्रोटेक्शन कैसे करें। दूसरा है कि काउंसलिंग के लिए हर अस्पताल में एक स्टाफ को रखना होगा जो इलाज के दरमियान होने वाली सारे चेंजेज और प्रोग्रेस के बारे में मरीज को, परिजन को बताता रहे और लिखित में बताता रहे, ताकि वो कल के दिन मुकरे नहीं कि नहीं हमें तो बताया ही नहीं गया। तो ये 2 बातें हैं कि जिससे कि मरीज के परिजन भी शांत रहेंगे और बाहरी लोग वायलेंस करने वाले जो आते हैं वो सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी के से हैंडल करके वो भी ठीक ठाक होंगे। ये ज़रूरी है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसका कि बहुत दिनों से, लंबे दिनों से मांग चलता आ रहा है। 2022 में मसौदा बना भी था, सेंट्रल के लोकसभा में रखा भी गया था। उसको अंत में ये कह करके टाल दिया गया
कि नहीं, अगर हम हेल्थ केयर वर्कर्स को आज हम सिक्योरिटी के लिए प्रोटेक्शन एक्ट देते हैं तो कल दूसरे लोग भी मांगेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि जब वायलेंस ज़्यादा 80% वायलेंस हेल्थ केयर वर्कर्स वर्क प्लेस पर होता है तो हेल्थ केयर वर्क प्लेस के लिए प्रोटेक्शन मस्ट है। बाकी तो प्रोटेक्शन वायलेंस डाइल्यूटेड है, बहुत नगण्य होता है। तो हम लोग का जो चिर परिचित डिमांड है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, और ये लगभग 22 राज्यों में लागू भी हो चुका है। केवल झारखंड में कई बार पटल पर आकर के वापस हो गया है। तो ये चिंतनीय विषय है। इस पर हम समझते हैं कि सारे समाज के सारे वर्ग को साथ देना चाहिए और मीडिया को भी साथ देना चाहिए, ताकि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट झारखंड में हम लोग कम से कम लागू करवा सकें। नहीं, आपने जो तर्क दिया उसी तर्क के साथ फिर वही तर्क जुड़ रहा है हमारा कि आप जो मांग रहे हैं दूसरा संवर्ग जो है वो भी मांगेगा ना। बिल्कुल तब बिल्कुल। तो बीसी की भी सुरक्षा होनी चाहिए अलग से। बिल्कुल बिल्कुल। तब तो वकील लोगों की सुरक्षा अलग से होनी चाहिए, स्टूडेंट्स की सुरक्षा अलग से होनी चाहिए। बिल्कुल। और भारत के हर नागरिक की सुरक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। तो मेरा ये डिमांड जैसे ही आपके लिए लागू होता है वैसे दूसरे भी कैडर्स जो हैं, दूसरे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, उनके लोग भी मांगेंगे, और वो कर पाना किसी भी सरकार के लिए आने वाले दिनों में, इसलिए कि सरकार जो संविधान है वो संविधान कहती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग में डॉक्टर भी शामिल है, हम भारत के लोग में जो भगई पहनता है या कपड़ा नहीं पहनता है वह भी शामिल है, वो सारे लोग शामिल हैं। बिल्कुल। सब लोगों के प्रोटेक्शन का। अब सवाल यह बनता है कि निर्भया कांड के बाद जो घटना ये कानून बने, उन कानूनों के अनुपालन की तमाम कोशिशों के बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और अगर कोलकाता की घटना देखें तो कोलकाता की घटना में एडमिशन के शामिल होने की आशंका बन रही है। जो रिपोर्ट्स आ रही है, पता नहीं शामिल थे कि नहीं शामिल थे, लेकिन जो घटनाक्रम है कि प्रिंसिपल ने उन चीज़ों को छुपाने की कोशिश की, वाइस प्रिंसिपल ने उन चीज़ों को छुपाने की कोशिश की। अब इनका पोलिग्राफिक टेस्ट होगा और ये होगा वो होगा, आने वाले दिनों में क्या उजागर। अब जब एडमिशन ही शामिल हो जाएगा इस तरह की विवश घटना में बचाने के लिए, तब कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, ये सवाल तो है। डॉक्टर खेस, एडमिनिस्ट्रेटर जब शामिल हो गए तो आपके यहाँ घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटे, है। आपके यहाँ सुपरिटेंडेंट छुपाने में लग जाए, बिल्कुल और भी डॉक्टर के साथ नहीं। बिल्कुल सर। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा इंस्टीट्यूशन जो इंडिपेंडेंटली काम करे, किसी के दबाव में आके काम नहीं करे। और जैसे कि हम लोग सुन रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में कि एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा उसको बचाने का प्रयास किया गया, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। साथ ही ये हम लोग अपील करते हैं कि इंस्टीट्यूशन हमारा किसी के दबाव में काम ना करे, बल्कि ऐसे लोगों को और उजागर करने की ज़रूरत है ताकि उन्हें दंड दिया जा सके और समाज में एक मैसेज उसका दिया जा सके। देखिए, अपने देश में तो सीता के लिए पूरी की पूरी रामायण लिखी गई, द्रौपदी की में पूरा महाभारत हो गया है ना, लंका दहन हो गया सीता में। तो ये जो सिचुएशन है, यहाँ पर वो भी औरत थी, यहाँ ये भी औरत है, और ये डॉक्टर ही थी, और जो प्रिंसिपल है वो भी डॉक्टर थे, जो वाइस प्रिंसिपल थे वो भी डॉक्टर थे, जो बाकी एडमिशन के लोग थे वो भी डॉक्टर थे। तो अगर आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने ही कुलिक के साथ यह बिहेव करेंगे तो कोई भी कानून कैसे आपको सुरक्षा दे सकेगा, ये सवाल तो है। जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई सिक्योरिटी एजेंसी है जो लोगों को पकड़ती है, समझाती है, बुझाती है, वायलेंस नहीं होने देती है, वो भी क्या कर लेगी जब वही शामिल हो जाएगा तो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। दूसरे की पेशेंट अगर किसी का मर गया तो आपकी भी सहानुभूति उसके साथ होनी चाहिए ना भाई, उसको समझाने का, काउंसिल करने का। तो 1, 2, 4, 10 काउंसलर रहे जो बताए कि भाई देखो आया इस क्रिटिकल कंडीशन में था, उसमें तुमको लगता है तुम्हारे पास है राइट, जाओ कोर्ट में जाकर कोर्ट में करो, यहाँ लड़ाई झगड़ा करने से क्या होगा? बिल्कुल नहीं, उससे सरकार के, हमारे सरकार की जो स्कीम्स हैं कि इस तरह की घटनाओं में इमीडिएट मुआवजा का, तो हमको लगता है कि वो अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो चीज़ें थोड़ी घटेंगी। जैसे सड़क दुर्घटना में बहुत सारी स्कीम्स बनी है। एक है कि इमीडिएट सड़क दुर्घटना वाले को 2 लाख रुपया दिया जाएगा, उसके क्रिमिनेशन के लिए दिया जाएगा, बाकी सारी चीज़ें हैं वहाँ पर व्यवस्था, वो तुरंत वहाँ पहुँचा दी जाए तो लोग रोड नहीं जाम करेंगे। अगर मेडिकल कॉलेज में, सदर अस्पताल में, प्राथमिक अस्पताल में अगर घटना घटी, इमीडिएट उसके अटेंडेंट को जो रिलीफ कानून के हिसाब से मिलना चाहिए वो रिलीफ दे दीजिए, और उसके बाद इन्वेस्टिगेट करिए कि डॉक्टर की गलती है क्या। आजकल तो लगभग सब जगह CCTV लगे हुए हैं, बिल्कुल
सीसीटीवी से भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं कि देखो भाई तुम्हारा ये पोजीशन था, बिल्कुल। नहीं डॉक्टरों ने भी। जी, वीडियो काउंसलिंग तो जैसा आप बोले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स भी बीच में डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वीडियो काउंसलिंग इम्पोर्टेंट है। अरे आपके यहाँ कोलकाता में तो वो भी गायब हो गया ना वो अब ये वो सवाल तो जो है, खैर वहाँ था ही नहीं, हाँ। जैसा पता लगा। हाँ। बेसिकली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जगह इम्प्रूव हुआ है, लेकिन बहुत जगह वैसे ही है जैसे 20 साल 25 साल पहले से था। तो इस चीज़ पे भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि देखिए मेडिकल कॉलेजेस में क्या है कि रेसिडेंट डॉक्टर्स आर बैकबोन। वही 36 घंटा 48 घंटा का ड्यूटी करके पेशेंट से जो फर्स्ट मतलब जो ट्रीटमेंट होता है, जो कांटेक्ट में रहते हैं, वो रेसिडेंट डॉक्टर्स है। लेकिन उन लोगों का जो रहने का स्थिति है, खाने पीने का स्थिति है, वो बहुत ही खराब है। मतलब जैसे कि इस केस में देखा गया कि इनके पास कोई मतलब रेस्ट करने के लिए रूम नहीं था 36 घंटा की ड्यूटी में। बहुत जगह देखा जाता है कि मेस का खाना खाने लायक लेकिन नहीं जहाँ रहता तक है। मुझे याद है कि जब आरएमसीएच हुआ करता था उस समय हर रेजिडेंट डॉक्टर के लिए एक बढ़िया सा रूम मिला हुआ था, बेड लगा हुआ। आरएमसीएच की मैं बात कर रहा हूँ, रिम्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जिसका मेरा अनुभव रहा है बहुत लंबा। हर रेजिडेंट को एक बढ़िया रूम मिला हुआ था, वेल फर्निश्ड, है ना, ताकि वहाँ रह करके अपना वो कर सके। दूसरे हम पूछ रहे थे कि ये जो 48 घंटा 72 घंटे कट करने का है, इसको सिस्टमेटिक बदला नहीं जा सकता है। ये डॉक्टर क्यों खटेगा भाई 12 घंटे तो 18 घंटे, कोई आदमी नहीं खट सकता है। नहीं, ये बदलना चाहिए। ये हाँ, जो शुरू रोस्ट। से आ रहा है, ये यही चलता आ रहा है, लेकिन ये बदला डेफिनेटली जा सकता जैसे है। रूटीन में 6 घंटे का है, रूटीन में 6 घंटे का आप डेली कर, तो ये 6 घंटे के बाद शिफ्ट बदलिए, शिफ्ट बदलने के बाद फिर उनको बुला लीजिए, फिर शिफ्ट बदलिए, फिर बुला लीजिए। जी, ये जी। शिफ्ट का अगर रूटीन ठीक ठाक हो जाए तो हमको लगता है कि बहुत लोड कम पड़ेगा, उनका भी तनाव कम होगा। जी। 48 घंटे ड्यूटी करने वाले डॉक्टर में तनाव तो होगा ही होगा ना भाई। बिल्कुल होता है। और जैसे कि हॉस्टल में रूम्स तो मिलते हैं, लेकिन वो जैसे 48 घंटा का ड्यूटी होता है, तो उसमें वो 48 घंटा का ड्यूटी इमरजेंसी ड्यूटी होता है बेसिकली। तो उसमें ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि आप 5 मिनट भी हटिए तो कोई पेशेंट भी हो का सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो बेचारे मतलब वो वार्ड के बगल में जो नहीं, अटैच वार्ड के बगल में रूम हुआ करता था, हमको याद है कि हाँ। वार्ड के बगल में रेजिडेंट का रूम हुआ करता था, क्योंकि मैं रहा हुआ हूँ उसी रूम में, इसीलिए मुझे याद है वो। लेकिन डेफिनेटली सर ये जो Rest room ड्यूटी नहीं है। आवर्स है ये रिड्यूस होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी नॉन मेडिको उससे नहीं फर्क पड़ता। अगर कोई 48 घंटे के ड्यूटी पे तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी ही। नहीं, रेल दुर्घटना में देखिए ना भाई, जितना ज्यादा काम लेने वाले, ओवर टाइम करने वाले ही ज्यादा दुर्घटनाएं कर रहे हैं। जी, वही है। हर किसी का मेंटल स्टेटस है ना, हर किसी को नींद चाहिए फिर नए सिरे से काम करने के लिए। तो रास्ता क्या है? एक तो है कि निर्भया कांड के बाद जो कड़े कानून बने, उससे कड़ा कानून क्या बनेगा कि अगर आप किसी को देख रहे हैं और उसने आप पर केस कर दिया कि आप लगातार देख रहे हैं, तो आप उसके पोस्को के दोषी हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनका रास्ता क्या निकले? कुछ रास्ता तो सोचना पड़ेगा ना। आईएमए को भी सोचना पड़ेगा, झांसा को भी सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ ये क्या नाम है इंडिया को भी सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को भी सोचना पड़ेगा, और पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा कि डॉक्टर के बिना कोई भी समाज बेहतर नहीं हो सकता है। आज डॉक्टर के सिस्टम को अगर हम छोड़ दें, वैद्य जी की बहुत इज्जत हुआ करती थी, हकीम साहब का बहुत कदर हुआ करता था ना भाई? बिल्कुल। तो हम जिसके यहाँ अपने पूरे शरीर को सौंप रहे हैं, कहा जाता है कि एक ही आदमी के सामने आदमी नंगा हो सकता है, भगवान के सामने या डॉक्टर के सामने, वहाँ अपने आप को सौंप दिया जब, तब तो भरोसा करना चाहिए। क्यों करेगा, क्यों मार देगा? हो सकता है कि 1 लाख में 2-4 घटनाएं ऐसी होती, हमको तो नहीं लगता वो भी होनी चाहिए, इसलिए कोई डॉक्टर ये करने के लिए बनता ही नहीं ना, डॉक्टर करने के लिए बनता नहीं है। या तो उसने पढ़ाई नहीं की, डॉक्टर बन गया तो अलग बात है है ना? कहीं से फर्जी डिग्री लेकर के आगे डॉक्टरी कर रहा है, 1-2 डॉक्टर पकड़े भी गए फर्जी डिग्री वाले, तो उस तरह का हो तो अलग है। लेकिन कोई डॉक्टर जानबूझ करके ऐसा करेगा, और नेग्लेक्ट भी करना, मैं मानता हूँ कि नेग्लेक्ट नहीं करता है, इसलिए कि पेशेंट के प्रति वो अपना दायित्व समझता है। चूँकि मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है रिपोर्टिंग का, इसलिए डॉक्टरों के प्रति बगैर सहानुभूति के बहुत आराम से, ईमानदारी से मैं उस पर एनालिसिस करता हूँ कि 48 घंटे ड्यूटी का पता नहीं किसने बना दिया कि 48 घंटा 60 घंटा एक साथ काम करे। कौन का काम करेगा भाई? कैसे काम करेगा? क्यों नहीं बदलेगा? शिफ्ट क्यों नहीं बदल सकता है? और अगर कुएं में भांग हो जाएगा तो जो पिएगा वो नशा में आ जाएगा,
जो कोलकाता में दिख रहा है उसकी स्थिति हम बता रहे हैं, तब रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। आप बताइए डॉक्टर उर्फी, रास्ता सबसे बढ़िया आपको क्या लगता है, क्या क्या होना चाहिए? जैसे कि डॉक्टर समूह ने कहा कि एक्ट जो हमारा बहुत लंबित है, चिर परिचित, वो अगर एक्ट लागू हो जाए तो एक्ट लागू होने से बात बनती है क्या? निर्भया कांड तो बना, एक्ट भी लागू हो गया, बात तो नहीं बनी। आज भी महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं। सिर्फ एक्ट बन जाने से क्या होता है? हम बंदूक लेके चले तो बंदूक से थोड़ा भय खत्म हो जाएगा। पहले बड़ी गाड़ियां लोग देखने आते, छोटी गाड़ी भी देखने दौड़ दौड़ के देखने आते थे। आप कोई गाड़ी लेके निकल जाइए, कोई नज़र नहीं डालने वाला है। बहुत लोग बंदूक टांगे घूमते हैं, कोई डरता नहीं है। अब तो पुलिस के साथ मारपीट होने लगी है। तो ये जो डॉक्टर खेस ने कहा कि पूरा समाज आक्रामक होता गया है, इसको कैसे संभाला जाए ताकि वो हर किसी के साथ कैसे बिहेव करे। हम लोग जब बच्चे थे तो बसों में चढ़ते थे, लिखा रहता था आप वही व्यवहार करें जो दूसरे से अपेक्षा करते हैं। अब किसी बस में ये लिखा हुआ नहीं रहता। नैतिक शिक्षा भी अब कम हो गई, नैतिक शिक्षा भी हमारी अब कम हो गई, मोरल वैल्यूज सब। तो रास्ता बताइए, रास्ता क्या हो सकता है? अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अभी कोलकाता जैसी कोई घटना यहाँ तो नहीं आई है सामने, इतनी ब्रुटलिटी की किसी डॉक्टर के साथ, लेकिन दोहराई जा सकती है कहीं भी कभी भी। तो उससे बचाव का क्या रास्ता हो सकता है? एक तो सीसीटीवी, हमको लगता है कि सीसीटीवी है कि मेडिकल कॉलेज में जैसे रेजिडेंट डॉक्टर लोग का ड्यूटी आवर 36-48 घंटा होती है। मुझे लगता है उस रोस्टर में उसको चेंज किया जाए और सीनियर लोग को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए ताकि ये रोस्टर कम हो, ड्यूटी के आवर कम हो, जो रेजिडेंट डॉक्टर इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं। दूसरा तो उनकी संख्या बढ़ाइए, संख्या बढ़ाया जाए नीड के हिसाब से, नीड बेस्ड उनका नंबर बढ़ाइए। बिल्कुल, जैसे सरकारी डॉक्टर में हम लोग कम हैं तो उसकी संख्या बढ़ाने से कि ये ड्यूटी आवर कम होगी और जो डॉक्टर अटेंड नहीं किए हैं ये कहने की नौबत आती है, ये से कम हो। दूसरा कि सीसीटीवी कैमरा पूरा परिसर में लगे, अस्पताल में लगे। तीसरा कि विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे PSC CSC हैं, उस समय बाउंड्री वाल भी नहीं है, वो बाउंड्री वाल बने। और एक हम लोग की बात निकल के आ रही थी वो काउंसलर की काउंसलिंग का व्यवस्था हो वहाँ पे ताकि ये नौबत ना आए। ये सारी प्लस मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट सही में हम लोग को लगता है कि महसूस होता है कि जिस वर्ग को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, डाटा भी बताता है, तो कम से कम उस वर्ग को तो प्रोटेक्शन के अलग कानून बनाने की भी ज़रूरत पड़े तो क्यों नहीं बनाया जाए। साथ ही साथ हमारे समाज में अब नैतिक वैल्यू भी कम होते जा रही है पहले के अपेक्षा, तो उसको भी एक स्तर से स्कूल लेवल से उसको ठीक स्कूल लेवल से हम लोग ठीक कर सकते हैं। पहले हम लोग श्रवण कुमार का नैतिक शिक्षा पढ़ते तो पता नहीं आजकल उस सिलेबस में है कि नहीं है, तो मॉरल वैल्यूज़ भी तो हम लोग का घट रहा है समाज का। डॉक्टर समूह, देखिए समाज में जो ये वायलेंस हो रही है आज डॉक्टर के प्रति, उसका मेन जिम्मेवार अपना परिजन नहीं होता है, हमेशा उसके पड़ोसी, उसके संबंधी, उसके दोस्त, उस बड़े मामले में दोस्त भी नहीं होते हैं। जिनको भीड़ आ गई या भीड़ शुरू कर दिया बिना जाने समझे, भीड़ जिनको कुछ भी पता नहीं होता है कि आखिर मामला हुआ कैसे और क्या हुआ है, उनके मन में भय पैदा करना जरूरी है। अगर आम पब्लिक के मन में भय पैदा नहीं होगा कि हमें बिना जाने कुछ वहाँ पर वायलेंस नहीं करना चाहिए डॉक्टर के साथ या अस्पताल में, तब तक ये संभव नहीं है। और भय पैदा करने के लिए जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2022 में बना था, जिसमें था कि अरेस्टेशन विदाउट वारंट, मिनिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years और पनिशमेंट अप टू 5 लाख, ये जब तक सामने नहीं आएगा लोगों के मन में भय नहीं होगा और लोग सोचते हैं कि हम जाके कुछ भी कर देंगे, मेरे को कुछ होना नहीं है। ये होना जरूरी है मेरे समझ से। नहीं, हमको तो लगता है कि जो मौजूदा कानून है उस कानून में ही कई सारे रास्ते हैं जिसके तहत इस तरह का वायलेंस करने वाले किसी को भी पनिश किया जा सकता है, ज़बरदस्त पनिश किया जा सकता है। सरकारी कामकाज में बाधा डालना नहीं, ये कानून तो है आपके पास। यह कानून है किसी पर हमला करना, 307 तो है आपके पास, अब बदल गया है, पता नहीं उसका नाम क्या हो गया है ना, या हत्या कर देना, इसके लिए 302 था। तो इस तरह के कानून तो बहुत हैं अपने यहाँ।
उन कानूनों का ईमानदारी से इम्प्लीमेंटेशन अगर शुरू हो जाए, और एक जो काउंसलर की बात उभर करके आई, जो सिक्योरिटी आपका है वहीं के मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं वो उनके साथ हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में मॉनिटर करें, उनको काउंसिल करें, बताएं कि कैसे तुमको पेशेंट के साथ बिहेव करना है, और अगर भीड़ आ गई तो भीड़ को कैसे कंट्रोल करना है। जरूरत पड़े तो किसी पुलिस अफसर का, बड़ा पुलिस अफसर आए और समझाए हफ्ते 15 दिन में, 1 महीने में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आज चूँकि डॉक्टर हर परिवार से आते हैं तो वो किसी पुलिस अफसर को भी बुला सकते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड को यह समझाए कि कैसे बिहेव करना है, और अगर स्थिति बन जाती है तो इस स्थिति को कैसे कंट्रोल करना है। ये रास्ता तो हो सकता है ना। इसके लिए पूर्व में भी एक नियम बना था, मैं बता दूं आपको, 22 में एक नियम बना था डीजीपी के द्वारा, और एडवाइजरी जारी हुआ था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल, पुलिस का एक नोडल अफसर बनाया जाए, और वो नोडल अफसर का फ़ोन नंबर हर डॉक्टर के पास हो कि किसी भी वारदात होने का शुरुआत जब होता है तो उनको खबर करें। ऐसा शुरू हुआ था जस्ट, और बनाया गया था, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, फिर ज्यों का त्यों धरा का धरा रह गया। तो प्रयास तो हुआ है। डॉक्टर शंभू सिंह, हम यही कह रहे हैं कि अपने यहाँ भारत का संविधान का जब पहला पेज पलटिएगा तो उसमें है सबको समानता और सबको साथ गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार। बिल्कुल। 75 साल से ऊपर 78 साल के हम लोग हो गए, और 78 साल में अभी तक हम लोग समानता का व्यवहार नहीं कर पाए। तो इम्प्लीमेंट करना है ना भाई चीज़ों को। बिल्कुल। किताब में सजाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी कि फाइल में नथी कर दिया जाए उसको, नहीं। तो हमको लगता है पहला स्टेप जो होगा डॉक्टर्स का वो इसी को प्रिसाइज करने का कि भाई आपने ही जो एडवाइजरी निकाली थी उसको इम्प्लीमेंट कराइए ना। इम्प्लीमेंट कराइए। प्रोटेक्शन एक्ट जब बिल जाएगा, बिल वहाँ से आएगा, बनेगा, कानून बनेगा, उसके बाद देखा जाएगा। पहले तो ये है कि भाई जो एडवाइजरी आपने निकाली उस एडवाइजरी के हिसाब से काम करिए। क्या डॉक्टर खेस? बिल्कुल सर, ये नोडल अफसर रहने से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल कर्मी में एक रहेगा कि कुछ भी ऐसे परिस्थिति होने पे हम लोग उसको फ़ोन कर सकते हैं, सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर और रहेगा कि उसका इम्प्लीमेंटेशन होने से, नोडल अफसर का इन्वॉल्वमेंट होने से, और बाकी काउंसलिंग का दायरा और बढ़ाने से। डॉक्टर अनुभवी सर बेसिकली पॉइंट वाइज बताइए, क्या क्या आपको पॉइंट दिमाग में लगता है कि किस तरह से तत्काल सुरक्षा की व्यवस्था हो सकती है? सर एक तो नोडल ऑफिसर जैसे कहा गया, दूसरी कि हर अस्पताल में जो एटलीस्ट सरकारी है वहाँ पे एक पुलिस की टीम, मतलब 1 या 2 जो गन के साथ रहे। तो उससे क्या होता है कि पब्लिक में थोड़ा भय रहता है कि हम यहाँ पे मारपीट या कुछ करने से थोड़ा डरेंगे, ये चीज़ रहना चाहिए। और तीसरा वही कि जो काउंसलर है रेगुलर ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए कि कैसे मैनेज किया जा सके क्राउड को। सीसीटीवी कैमरा, वीडियो काउंसलिंग, ये सब की व्यवस्था होनी चाहिए। डॉक्टर शंभू कंक्लूड करिए। जी देखिए, पहली बात तो हो गई कि मरीज जब आते हैं तो काउंसलिंग उनका परफेक्ट होना चाहिए, और 24 आवर परफेक्ट होते रहना चाहिए। प्रोग्रेस भी उसको मालूम बनाना चाहिए मरीज के परिजन को। कि अगर थोड़ा सा हम वो कर दें, आपने कम से कम सरकारी अस्पताल को जो बताया ना, मैं कहता हूँ तमाम अस्पताल को, इसलिए कि सरकारी अस्पताल पर्याप्त संख्या में होते तो निजी स्कूल अस्पताल नहीं खुलते। निजी अस्पताल हमारी नीड है, नहीं अनिवार्यता है, तो उनका भी प्रोटेक्शन वैसे ही होना चाहिए। डॉक्टरी पढ़ के वो भी गए, डॉक्टर वो भी है, सरकारी हो और प्राइवेट डॉक्टर्स का भी उसी हिसाब से ख्याल रखा जाए। ठीक है, उनकी ताकत है कि बाउंसर बहाल कर लेते हैं, हम मानते हैं वो गलत है, आपको काउंसलर बहाल करना चाहिए बाउंसर के बजाय, और दूसरी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ डॉक्टर शंभू प्लीज। हाँ, तो काउंसलिंग का व्यवस्था पूर्णतः होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि प्राइवेट अपना सिक्योरिटी, सरकारी है तो सरकारी या प्राइवेट है तो प्राइवेट, सिक्योरिटी का संख्या बढ़ाना चाहिए। सीसीटीवी पूरे कैंपस में सीसीटीवी का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, ताकि लोगों को मन में डर हो कि हाँ अगर हम किसी तरह का गलत करेंगे यहाँ तो सब मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा। तीसरी बात है कि हर हालत में समाज के बीच में एक मैसेज अच्छा जाना चाहिए मीडिया के माध्यम से, या जैसे भी हो, कि जो भी हॉस्पिटल है बेस्ट सेवा देता है, लेकिन हॉस्पिटल एवं डॉक्टर का भी एक लिमिटेशन है कि ट्रीटमेंट का रिजल्ट कितना मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को मरीज डॉक्टर या अस्पताल ठीक करके ही वापस भेजेगा। इसकी अपेक्षा जो करते हैं 100%, इसमें थोड़ा सा उनकी एजुकेशनल
ट्रेनिंग का या समझिए अवेयरनेस का ज़रूरत है कि आम पब्लिक एक हार्ट अटैक के मरीज को भी लेके आया है तो सोच रहा है कि हमारा मरीज ठीक होके ही जाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इनकी एजुकेशनल माने लेवल का भी कमी है कि अपने मरीज के सीरियसनेस को नहीं समझ पाते हैं, नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हालांकि जनरली वायलेंस में अपना परिजन कम रहते हैं, दूसरे ही लोग ज़्यादा आके एक और वायलेंस रास्ता करते हैं। हो सकता है क्या कि जहाँ भी हॉस्पिटल्स है वहाँ पर एक स्क्रीन रहे, जिस स्क्रीन में लगातार काउंसलिंग की व्यवस्था होती रहे, लगातार छोटी छोटी फिल्में दिखा करके उनको काउंसिल किया जाता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। आईएससी के माध्यम से। हाँ? हाँ। ये एक रास्ता निकल सकता है, मुझे लगता है, आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे। काउंसलर चाहिए तो काउंसलर के लिए आदमी होगा वो रहे, लेकिन स्क्रीन पर जो कुछ चलता रहता है कि सिनेमा हम दिखा रहे हैं, सिनेमा देखने के बजाय लगातार यही दिखाते रहे, बिल्कुल सर। नहीं तो बीच बीच में दिखाते रहे। कुछ एग्जाम्पल लेके छोटा वीडियो बना हाँ, के उसको हाँ। और दिखाते रहे। अवेयरनेस किया जाए, Awareness अवेयरनेस किया किया जाए। जाए। और क्योंकि ICU अटेंडेंट वहाँ बैठे रहते हैं ना, बैठे रहते तो उनका एक मनोरंजन भी होता होगा, दिमाग में समझ में आएगी। कहते हैं कि रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, तो ज्ञान भी दिमाग उससे, में बैठ जाएगा। हाँ, वो रास्ता निकल सकता और है। पेशेंट का अटेंडेंट का जो अस्पताल में जाने का, जैसे प्राइवेट सब में है कि 1 या 2 मरीज ही जा सकते हैं, वो अभी हमारे सरकारी अस्पताल में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, ताकि और बहुत वो ही एक मरीज अपने मिल यहाँ जाते हैं। सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो कारण ये है कि हर चीज़ के लिए दौड़ना पड़ता है सरकारी अस्पताल में। एक काम के लिए 50 बार डॉक्टर दोहराएंगे या नर्स दोहराएगी। क्या है तो आईवी सेट लेकर के आइए, आईवी सेट लेकर के आए तो आप वो ये चीज़ लेकर के नहीं आए, ये वाली दवा लेकर के आइए। ये 4 बार दौड़ाने का जो है ना, दूसरे की हमारे यहाँ ये अभी परिवार वाला जो संबंध बना हुआ है ना परिवार का, कि हर कोई जुट जाता है। कोई सीरियस घटना हुई तो दिल्ली से भी लोग चला जाएगा, मुंबई से भी लोग चला जाएगा, सब लोग अस्पताल में रहेगा और सोचेगा कि यही से हम हाल चल रहे हैं, नहीं हम आएंगे तो हमारे प्रति जो है धारणा खराब बनेगी। हाँ, ये भी गैदरिंग का एक काउज है, वजह है। इनका एक कारण है हमारे पास। इसीलिए सब लोग चाहता है कि हम पेशेंट से ज़्यादा करीबी दिखाएं अपने को। ये तो हमारा समय चूँकि खत्म हो रहा है, लेकिन हम यह मान करके चलें कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम डॉक्टर को सेफ रखें, इसलिए कि हमारी और हमारे साथ अन्य लोगों की वो जान बचा सकें। और अगर हम डॉक्टर के साथ मारपीट करते हैं, उनको इंसल्ट करते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, तो यह मान के चलिए कि यह पूरा का पूरा सामाजिक ढांचा चरमरा जाएगा। तब हम खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे उन बीमारियों से जिनसे हमारी वो जान बचा लेते हैं। आज बीच बहस में इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। नमस्कार।